आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत चुनावी राजनीति में चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है इसके विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि कल हम लोग जाने कि चुनाव क्यों जरूरी है, चुनाव क्यों होना चाहिए, तो आज चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है इसके विषय में अध्ययन करेंगे। हमारे वहाँ लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं। इसमें लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव और स्थानीय निकायों का चुनाव 5 वर्ष का होता है, किंतु वहीं राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव 6 साल का होता है। अब इस बीच में कोई प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है या अपने पद से त्यागपत्र देता है तो उसके बाद पुनः चुनाव होता है, क्योंकि 6 महीने से अधिक सीट उसका खाली नहीं होना चाहिए, तो उसे हम उपचुनाव कहते हैं। और बीच में अगर विधानसभा चाहे लोकसभा भंग हुआ चुनाव तो उसको कहते हैं मध्यावधि चुनाव। तो इस प्रकार से चुनाव होता है। अब मत देने के लिए मतदाताओं की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। तो अब इसके लिए चुनाव प्रणाली में चुनाव क्षेत्र का निर्धारण होता है। पूरे देश को लोकसभा के आधार पर बांट दिया जाता है वो आबादी के हिसाब से। तो वर्तमान समय में हमारे वहाँ 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अपने देश को विभाजित किया गया है और उसके हिसाब से 5 साल पर चुनाव होता है और प्रत्येक क्षेत्र में जो है वह अपना लोकसभा प्रत्याशी लड़ेंगे, जनता वोट देगी, वोट के बाद अपना जीतेंगे, वो अपना प्रधानमंत्री को या अपने नेता को चयन करेंगे या उसके बाद वही प्रधानमंत्री होता है। तो इसी तरह से राज्य में विधानसभा है तो राज्य की जनसंख्या के हिसाब से उसको विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है और वह जो उस विधानसभा का जो सदस्य जीत कर जाता है वह विधायक कहलाता है और लोकसभा का सदस्य जो जीत कर जाता है वह सांसद या लोकसभा सदस्य या एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको कहते हैं। इसी तरह से दूसरा जो चल रहा है वह है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, यानी चुनाव प्रणाली के अंतर्गत दूसरी जो स्थिति है वह आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। अभी हमने बताया कि आबादी के हिसाब से पूरे देश को कई लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। अब उसी में कौन सा लोकसभा क्षेत्र आरक्षित हो, कौन न हो, कौन सामान्य हो, कौन अनुसूचित हो, कौन अनुसूचित जनजाति हो, इसके हिसाब से भी आरक्षण को ध्यान में, संविधान के अनुसार आरक्षण को ध्यान में रखते हुए उसमें रिजर्व किया गया है। अब वर्तमान समय में लोकसभा में 84 अनुसूचित लोकसभा क्षेत्र है, 47 अनुसूचित जनजाति लोकसभा क्षेत्र है 1 सितंबर 2012 की स्थिति के अनुसार। अब जहां पर अनुसूचित क्षेत्र है वहां अनुसूचित जाति के ही उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। इसी प्रकार से जो सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है वहां पर अनुसूचित जनजाति के लोग ही लड़ सकते हैं, वही वहां के सांसद बनेंगे। और जहां पर अनारक्षित कोई आरक्षण वहां नहीं है वह सामान्य सीट कहलाता है, वहां कोई भी लड़ सकता है। इस प्रकार से लोकसभा क्षेत्रों को चाहे विधानसभा क्षेत्रों को
वह जो है आरक्षित किया जाता है। ऐसे ही ग्रामीण और स्थानीय निकायों के अंतर्गत जैसे ग्राम पंचायतें हैं, चाहे टाउन एरिया है, नगर पालिका है, नगर निगम है, इसमें भी सदस्यों का चाहे जो अध्यक्ष पद है, मेयर का पद है, प्रधान का पद है, इसमें भी यह अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग इसमें भी किया जाता है। इसमें जो है स्थानीय निकाय और ग्रामीण में 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है, माने 33%। इसके बाद में चुनाव अभियान, माने जब आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र हो जाता है तो उसके बाद तीसरा जो प्रक्रिया है मतदाता सूची। वोट देने वाले जो मतदाता होते हैं उनकी सूची का निर्धारण होता है, सूची बनती है। उसमें 18 वर्ष या उससे अधिक जिनकी उम्र है ऐसे लोगों को मतदाता सूची में रखी जाती है और वही लोग जो है मत देने के अधिकारी होते हैं। 18 वर्ष या उससे अधिक जो लोग वोट देते हैं उसको कहते हैं जो अधिकार मिला सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उसको कहते हैं। मतदाता सूची का प्रकाशित हो गया, मतदाता सूची तैयार हो गई, उसके बाद उम्मीदवारों का नामांकन, माने उस क्षेत्र में चाहे विधानसभा है चाहे लोकसभा है, कौन उम्मीदवार पर्चा दाखिला करता है उसी को नामांकन कहते हैं। तो इसमें जब पर्चा दाखिला करेगा या नामांकन करेगा कि हम जो है चुनाव लड़ेंगे, तो उसके लिए अगर कोई अपराध किया हो तो उसका ब्यौरा देना पड़ेगा, उसकी संपत्ति क्या हो उसके नाम से, भले उसके घर कितना हो, जमीन जायदाद रुपया पैसा कितना हो, अगर उसके नाम से ना हो तो उसका नहीं मतलब है। इसलिए उसके नाम से जो है वो अपना ब्यौरा देता है कि हमारे नाम से इतना जमीन है, इतना सोना चांदी है, चाहे इतना रुपया है। अपने शैक्षिक योग्यता का भी नामांकन में वह विवरण देता है कि हमारी शैक्षिक योग्यता क्या है। इसके बाद चुनाव अभियान, जो प्रत्याशी है नामांकन दाखिल कर दिया, पर्चा दाखिला कर दिया, उसके बाद उसकी जांच होगी, अंतिम सूची प्रकाशित होगी। अब अंतिम सूची से और मतदान की तारीख के बीच 2 सप्ताह का अंतर होता है। 2 सप्ताह का समय दिया जाता है कि प्रत्याशी जाएं अपने क्षेत्र में और अपने पक्ष में समर्थन हासिल करने के लिए जनता को तरह तरह से अपना घोषणाएं करें। कोई कहता है मैं गरीबी हटाऊंगा, कोई कहेगा कि हम देश का विकास करूंगा, कोई कहेगा हम क्षेत्र का विकास करूंगा, कोई कहेगा हम कर्जा माफ कर दूंगा, कोई कहेगा घर बना दूंगा, कोई कहेगा बेरोजगारी दूंगा। इस तरह से तमाम प्रकार की वो घोषणाएं वह करता है, उस पार्टी के द्वारा होता है या जो प्रत्याशी चुनाव के मैदान में आता है वो घोषणाएं करता है। यही जो है चुनाव अभियान। अब चुनाव अभियान में 2 सप्ताह का वो उम्मीदवारों की अंतिम सूची और मतदान के बीच रहता है। जब 2 सप्ताह समाप्त हो गया उसके बाद मतदान किस तारीख को होना चाहिए पहले से ही फिक्स होता है। मतदान और चुनाव आयोग के माध्यम से वह जो है सूची प्रकाशित होती है। तो मतदान की तारीख निश्चित होती है, उस दिन जाते हैं लोग और उसमें निर्वाचन से संबंधित तमाम प्रकार के अधिकारी होते हैं और उसमें पीठासीन अधिकारी होते हैं। कोई स्याही लगाने वाला उसमें उंगली परवा होता है, कोई उसको अपना ला करके पेटी में डालने के लिए कहता है, वहाँ डालिए, रखने की देख रेख करने के लिए। उसके साथ फोर्स भी रहते हैं, लाइन में खड़ा किया जाता है, वो जो है मतदान केंद्र पर जाते हैं, वोट डालते हैं। तो निश्चित तारीख के दिन मतदान पड़ गया। अब उसके बाद क्या होगा, मतगणना की तारीख। अब एक निश्चित कोई स्थान होगा, कोई विद्यालय हो सकता है, कोई और स्थान हो सकता है। मतदान हो गया तो वह जो बॉक्स या पेटी जाएगी वहाँ और वह जो है वहाँ रखा जाता है, सील मोहर करके पूरा बाकायदे देख रेख होता है। और जिस दिन मतगणना की तारीख होती है उस दिन जो है
वह गिनती होती है और गिनती के बाद तब यह जो है घोषणा होता है कि अमुक प्रत्याशी विजयी हुए। इस प्रकार से यह जो है चुनाव की हमारी प्रणाली है, इसी के तहत हमारे देश में चुनाव होते हैं।